Hello everyone, a very warm welcome to our YouTube channel Daily PIB. So today's date is 7th of August. So our first news is PM Swanidhi scheme. So this scheme is launched by Ministry of Housing and Urban Affairs. Okay. So this is launched by our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. So he launched this scheme for street vendors, that is for Atmanirbhar Bharat, and this is Atmanirbhar Nidhi scheme, which is PM Swanidhi scheme, which is launched on 1st of June 2020, and basically this aims to facilitate like collateral working capital loan to like street vendors so that they can restart their business, okay, which were adversely impacted by COVID-19 pandemic. Okay, so these schemes has some certain objectives. So first one is to facilitate collateral free working capital loan up to 10,000 of 1 year tenure, and with enhanced loan of 20,000 and 50,000 in the second and third tranches respectively if repayment of earlier loans. Alright, then incentivize regular payment through interest subsidy at the rate of 7% पर एनम, यानी कि सब्सिडी रेट जो होगी वो आपकी 7% पर एनम के हिसाब से होगी। ठीक है, और अगर आप डिजिटली ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो रिवार्ड के रूप में आपको कैशबैक मिलेगा 1200 रुपये तक का पर साल। ठीक है, और साथ ही साथ जो आपका PM स्वनिधि स्कीम है, ये जो स्टार्टिंग में जो था वो आपका 10,000 तक इंट्रोड्यूस किया गया था, तो 10,000 रुपये दिए जा रहे थे। फिर सेकेंड लोन, जब सेकेंड जो इन्हेंस्ड हुआ लोन, जो उसकी रिक्वायरमेंट को देखते हुए फिर 20,000 हुआ। ओके, फिर क्या हुआ कि आपका 9/4/2021 से थर्ड लोन जो है वो आपका 50,000 तक हो गया, जो कि आपका 1 जून 2022 को आपका स्टार्ट हुआ था। ठीक है, जितने भी स्टेट और अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये एलिजिबल स्ट्रीट वेंडर्स को आइडेंटिफाई करें, फिर उनके मोबिलाइज और न्यू एप्लीकेशंस के थ्रू इस स्कीम को, ताकि उनको आइडेंटिफाई करने के बाद उनको इसकी स्कीम्स के बेनिफिट वगैरह प्रोवाइड करवाए जा सके। नेक्स्ट न्यूज़ है एडॉप्शन ऑफ सस्टेनेबिलिटी मेजर्स। ये क्या कि जो आपका MSME है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की, ये क्या कर रही है कि वेरियस स्कीम्स को इम्प्लीमेंट कर रही है ताकि जो सस्टेनेबल मेजर्स वगैरह हैं, ठीक है, उसको लागू किया जा सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो सस्टेनेबल मीन्स हैं उसको हम डेवलप कर सकें। ठीक है, इसके बेसिकली 3 कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट वन इज़ MSME सस्टेनेबल GET, सेकेंड वन इज़ कॉम्पिटेटिव लोन, एंड थर्ड वन इज़ MSME इनोवेटिव, डेट इज़ फॉर इंक्यूबेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, डिज़ाइन एंड डिजिटल MSME। जो आपका ZED आपका जो MSME ये वाला पार्ट क्या करता है, ये बेसिकली कि जो आपका जितने भी आपके मीन्स MSME मीन्स है, सस्टेनेबिलिटी को डेवलप करना बेसिकली, ताकि उनका जो एनवायरनमेंट पे जो प्रभाव उसको कम किया जा सके। साथ ही साथ ये जो सर्टिफिकेशन स्कीम है, ये लगभग आपकी जो टोटल कॉस्ट आएगा सर्टिफिकेशन वगैरह के लिए, उसमें लगभग 75% तक का असिस्टेंस प्रोवाइड करना, जो कि सब्सिडी में अगर देखा जाए तो लगभग 50,000 तक के लिए। ठीक है, दूसरी जो स्कीम है वो है आपकी MSME कॉम्पिटेटिव लोन स्कीम। ये क्या होगा, लगभग इसके तहत आपको लगभग 2,16,000 तक का फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाना है, ताकि आप स्कीम्स को एडवांस लेवल के लिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए, जिससे रिजेक्शन रेट को कम किया जाए, जो रॉ मटेरियल्स वगैरह हैं उनके प्रोडक्ट वगैरह को इन्हेंस करने के लिए, या फिर प्रोडक्ट कॉस्ट वगैरह को कम करने के लिए इस स्कीम के थ्रू इतने रुपीज़ के लिए आपकी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जा रही है। थर्ड है आपका MSME इनोवेटिव स्कीम। ये क्या करेगी, इसके तहत आपको 15 लाख तक का फाइनल असिस्टेंस दिया जाएगा, जो कि होस्ट इंस्टीट्यूशंस को मिलेगा, ताकि वो आइडियाज़ को डेवलप और नर्चर कर सके। साथ ही साथ इसी स्कीम के तहत जो आपका MSME आइडिया हैकेथन 2.0 है, जो कि जिसके तहत लगभग 13,764 इस जो आइडियाज़ हैं वो रिसीव किए गए थे। आउट ऑफ दोज 276 आइडियाज़ हैं उनको अप्रूव किया गया था 15 अलग अलग थीम्स के लिए। ठीक है, अगली न्यूज़ में हम बात की जाए टेक्नोलॉजी सेंटर्स की इंडिया में, ये भी आप इसको भी जो इम्प्लीमेंट करने वाली मिनिस्ट्री है वो है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ही है। ठीक है, इसके तहत जो है अब तक इंडिया में 1967 और 1999 तक लगभग 18 टेक्नोलॉजी सेंटर्स को एस्टेब्लिश किया गया था।
ठीक है, जिसे इसी टेक्नोलॉजी सेंटर्स को हम पहले टूल रूम्स या टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर्स के नाम से पूरे कंट्रीज़ भर में ये जाना जाता था। ठीक है, इसमें आपके कौन कौन से सेक्टर्स आ रहे हैं, जैसे कि जनरल इंजीनियरिंग, ऑटोमेशन, हैंड टूल्स, प्लास्टिक्स वगैरह और जो ऑटो पार्ट्स वगैरह होते हैं, इन सबको मेंशन किया जा रहा है। इसके तहत बेसिकली क्या होगा कि एमएसएमई को सपोर्ट करने के लिए इंडस्ट्रीज़ के डिज़ाइन, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग टूल्स के लिए इसको किया जाना है। ठीक है, इसके साथ साथ जो आपके टेक्नोलॉजी सेंटर्स हैं, ये एमएसएमई को सपोर्ट प्रोवाइड करेगी ताकि उनके जॉब वर्क के लिए, जो भी उनका प्रिसाइज प्रोडक्शन है उसके लिए, और टेक्निकल कंसल्टेंसी के लिए। ओके, so let us see what are the primary objective of these technology centers. Okay, they are basically to support industries, particularly for MSMEs. Okay, so first the primary objective is providing access to advanced manufacturing technologies. Second one is scaling of manpower in technology development. Third one is providing technical and business advisory support to MSMEs. Now let us see what are the challenges of this on establishing of these technology centers. So first one is delay in allotment of land by state government for setting up technology centers. So basically जब टेक्नोलॉजी सेंटर्स को बनाना है तो उसके लिए जो लैंड अलॉट करना है उसमें हम काफ़ी डिले देखते हैं स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, जो अलग अलग स्टेट्स हैं हमारे कंट्री में। उसके बाद क्या है कि जो जब भी आपको कोई टेक्नोलॉजी सेंटर्स बनाना है तो हम देखते हैं कि जब उसका जो प्री कंस्ट्रक्शन अप्रूवल है उसमें भी काफ़ी डिले होता है। तो फिर उसकी वजह से क्या होता है कि जो आपका मास्टर प्लान है उसके भी अप्रूवल में लेट हो जाता है। ठीक है, ताकि जो उनको कंसेंट वगैरह मिलना है इन सब में लेट हो जाता है। ठीक है, तो फिर जो आपके डिफरेंट लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं वो इस कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को स्टार्ट करने में बेसिकली डिले करती हैं। ठीक है, अभी कोविड-19 से हम क्या देख रहे हैं कि उसका जो ग्लोबल वैल्यू चेन पे जो इम्पैक्ट पड़ा था उससे भी क्या था कि जो आपकी अभी तक उसके कुछ आउटकम्स हमें फेस करने पड़ रहे हैं, जैसे कि डिलेड सप्लाईज हो रही है मशीन्स वगैरह की। ठीक है, जो कि आपकी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी सेंटर्स हैं अंडर टेक्नोलॉजी सेंटर सर्विस प्रोग्राम के तहत, उसमें भी काफ़ी डिले देखने को मिल रहा है। कोविड-19 के आउटब्रेक से क्या हुआ था कि जो सब्सिक्वेंट लॉकडाउन्स वगैरह लगाए गए थे उसमें क्या था कि जो सिविल वर्क वगैरह थी अलग अलग साइट्स पे वो भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ी थी। ओके, अभी क्या हो रहा है कि जो आपकी शिप जो जैसे कि जो ये कुछ इनको इस्टेब्लिश करने के लिए कुछ हमें मशीन्स की आवश्यकता पड़ती है, तो ये मशीन्स ढेर सारे मशीन्स की मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के लिए जो ज़रूरत पड़ती है तो वो मशीन्स को ट्रांसपोर्ट वगैरह करना पड़ता है, उनको इंपोर्ट करना पड़ता है। तो ये क्या होती है, ये टाइम से नहीं हो पाती सारी चीज़ें, क्योंकि इनका जो शिपमेंट पोर्ट वर्क पे जो शिपमेंट वगैरह होती है उसका बहुत लॉन्ग ड्यू क्लियरेंस वगैरह होता है, तो इस वजह से भी इसमें काफ़ी डिले हमें देखने को मिलती है। अगली न्यूज़ है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ डॉल्फिन। एज वी ऑल नो डैट कि जो गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन डैट इज़ द एक्वेटिक नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। सो बेसिकली कुछ स्टडीज़ कंडक्ट की गई है रिवर डॉल्फिन पे, तो ये पाया गया है कि जो रिवर डॉल्फिन है ये इनका इनको स्टडीज़ को कंडक्ट करने के बाद ये पाया गया है कि ये जो रिवर डॉल्फिन की जो गंगेटिक रिवर डॉल्फिन है इनकी जो संख्या है उसमें तेज़ी से गिरावट आया है गंगा के ट्रिब्यूटरीज़ में। दो द नंबर ऑफ गंगेटिक रिवर डॉल्फिन्स इन द हॉली रिवर गंगा इज़ स्टेबल कंडीशन। सो बेसिकली गंगा रिवर डॉल्फिन वो आपका शेड्यूल फर्स्ट में आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के। शेड्यूल फर्स्ट में उन एनिमल्स को ही रखा जाता है जो जिन्हें हाई डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। ठीक है, गंगा जो है ये आपका नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। 22 जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज़ को रखा गया है उसमें से दिस इज़ वन ऑफ दोज एनिमल्स, दिस इज़ वन ऑफ दोज। Okay, so this is centrally sponsored scheme development of wildlife habitat. So government is basically providing some financial assistance under this scheme, and various kind of important habitats of Gangetic river dolphin along the Ganges river side has been notified as protected areas such as Vikramshila Dolphin Sanctuary that is in Bihar. So apart from this, a comprehensive action plan for 2022 to 2047 has been developed to ensure well-being of the river dolphin and aquatic animals. The role of various stakeholders and line ministries have been identified. Next news is land degradation and land desertification. So what is land degradation? I would like to show you some diagrams regarding land degradation and later I will explain you what are these both two topics.
short I would like to explain land degradation basically is nothing, it is just degeneration of productivity of land due to various physical, chemical और biological factors. इसके causes क्या क्या होते हैं कि मल्टीपल फोर्सेज, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हो गए, स्पेशली जो ड्रॉट वगैरह होते हैं, ये जो मेन रीजन है लैंड डिग्रेडेशन का. लैंड डिग्रेडेशन मतलब हो गया कि लैंड का डिग्रेड हो जाना, ठीक है, लैंड का ख़राब हो जाना, डिग्रेड हो जाना. डिसर्टिफिकेशन क्या है? डिसर्टिफिकेशन जो है वो लैंड डिग्रेडेशन का ही एक फॉर्म है. बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो आपकी फर्टाइल लैंड होती है वो डिज़र्ट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है. इसमें क्या होता है कि जो सैंड वगैरह होती है उसका जो है बहुत ज़्यादा वो बढ़ जाता है. जैसे कि आसपास अगर आपका डिज़र्ट रीजन्स वगैरह है तो वहाँ से सैंड वगैरह आ जाते हैं फर्टाइल एरिया में. तो ये क्या करती है कि उस फर्टाइल सॉइल में सैंड कवर हो जाती है. इससे क्या होता है कि जो उसकी फर्टिलिटी है ना वो काफ़ी इम्पैक्ट होता है उसकी फर्टिलिटी पे, ठीक है. ये राजस्थान वगैरह में ये जो प्रॉब्लम है काफ़ी पॉपुलर है, ठीक है. ये देखिए, दिस इज़ द विशियस साइकिल ऑफ लैंड डिग्रेडेशन. देखिए क्या होता है अल्टीमेटली कि पॉवर्टी से आपका इंक्रीज बढ़ जाता है, आपका इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, फिर पर कैपिट लैंड रिसोर्सेज का कम होना, फिर उससे क्या होती है मार्जिनल लैंड का इनअप्रोप्रिएट यूज़ होता है, फिर उससे क्या होता है कि सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट का कम हो जाता है, मतलब नॉन सस्टेनेबल मेथड्स यूज़ होने लगते हैं. उससे लैंड डिग्रेड होती है जिससे प्रोडक्टिविटी कम होती है, फिर अल्टीमेटली इट लीड्स टू पावर. सो दिस इज़ विशियस साइकिल ऑफ लैंड डिग्रेडेशन. सो लैंड डिग्रेडेशन को हम काफ़ी डेप्थ में देख चुके. दिस इज़ जो आपका लैंड, ये जो आपका इसमें क्या किया गया था कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो 1988 में आई थी, इसके कॉन्सोनेंस में क्या किया गया था कि इसके नेशनल गोल को बेसिकली एनविसेज किया गया था ताकि जो आपका टोटल लैंड फॉरेस्ट एरिया है उसमें लगभग 1/3 लैंड पे आपका फॉरेस्ट कवर ग्रो करना. ये था हमारा लैंड फॉरेस्ट एरिया जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी का जो मेन गोल था, ठीक है. अब अभी क्या है बेसिकली जो कुछ स्कीम्स है हमारे कंट्री में, जैसे कि आपका नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, फॉरेस्ट फायर प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट स्कीम वगैरह के तहत बेसिकली ये फॉरेस्टेशन वगैरह को प्रमोट करना है. आपका कैंपा वगैरह के बारे में बताया गया कि कैंपा से भी फॉरेस्ट कवर एरिया को पूरे देश में ग्रो करने के लिए भी स्पेशली एनकरेज किया गया था, ठीक है. फर्दर द प्रमोशनल मेजर्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड थ्रू अ सेंट्रली सेक्टर स्कीम अंडर नेशनल कोस्टल मिशन प्रोग्राम. इसमें क्या था कि मैंग्रोव वगैरह को की ग्रोथ के लिए, उनके कंजर्वेशन और मैनेजमेंट के लिए स्पेशली ये प्रोग्राम्स वगैरह चलाए गए थे. इसमें क्या था थ्रू एनुअल मैनेजमेंट प्लान MAP, इसके तहत मैंग्रोव्स को कंजर्व करना उनके प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए जो कोस्टल साइड्स जो एरियाज़ है वहाँ पे, ठीक है. कह रहा है कि गवर्नमेंट ने कई सारे मेजर्स लिए हैं टू कॉम्बैट लैंड डिग्रेडेशन एंड डिसर्टिफिकेशन. द फर्स्ट वन इज़ योर डिसर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस ऑफ इंडिया. ये एक रिपोर्ट है जो आपका स्पेस एप्लीकेशन सेंटर्स जो कि आपका जो ISRO है, इसरो है आपका अहमदाबाद में, वहाँ से ये जो एक स्टडी वगैरह जो की गई थी उसमें ये पाया गया कि जो एक्सटेंट है आपका लैंड डिग्रेडेशन और डिसर्टिफिकेशन का इंडिया में, उसमें क्या था, उसमें ये कह रहा है कि उसमें लगभग 2018-19 में उसको लगभग 97.84 मिलियन हेक्टेयर एस्टिमेट किया गया था, ठीक है. इसके तहत क्या किया जाना है, स्टेट वाइज डिग्रेडेड लैंड एरिया को बताएगी ताकि हम स्कीम्स वगैरह को वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकें, ठीक है. एज ऑनलाइन पोर्टल हैज़ बीन डेवलप विद द हेल्प ऑफ स्पेस एप्लीकेशन सेंटर्स SAC अहमदाबाद. इसके तहत क्या करना है कि जो आपका डिग्रेडेड एरिया है लैंड का उसमें आपको उसको विजुअलाइज करना, फिर उसके फर्दर इम्प्रूवमेंट के लिए जो प्रोसेस वगैरह है उसको लेना, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दिस एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को भी लाया गया है जो कि आपका इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन की तरफ देहरादून की तरफ से एनहेंस किया जाना है. दैट इज़ टू एनहेंस साउथ साउथ कोऑपरेशन. It aims at knowledge sharing, promotion of best practices, sharing of India's experience with cost-effective and sustainable land management strategies. These are some parts. Okay. जो आपका IUCN है ये असाइन किया गया जो कि फॉर रिपोर्टिंग इंडियाज़ प्रोग्रेस ऑन अचीविंग बोन चैलेंज टारगेट. बोन चैलेंज टारगेट के तहत मतलब इंडिया कुछ जो कंट्रीज़ हैं वो कुछ प्लेज वगैरह लेती हैं, ठीक है. आप बोन चैलेंज टारगेट को गूगल करेंगे और इसकी इन डेप्थ जानकारी ले लेंगे, ठीक है. फिर आप उसको एक लाइन में कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताएंगे कि आपने क्या देखा, ठीक है. अभी क्या है कि जो आपका UNFCCC के तहत जो COP 2015 पेरिस में इंडिया ने भी ए वॉलंटरी बोन चैलेंज प्लेज लिया था जिसमें लगभग इंडिया जो है 2020 तक के लिए 13 मिलियन हेक्टेयर्स जो है वो उसको रिस्टोर करने का
लैंड रेट स्टोर करने का इंडिया ने प्लेज लिया था। फिर उसने 2030 तक के लिए 8 मिलियन हेक्टेयर लैंड को फर्दर ऐड किया है। ओके, और ये क्या था कि ये जो प्लेज है 2030 तक टू रिस्टोर 21 मिलियन हेक्टेयर, इसको बढ़ा के 26 मिलियन हेक्टेयर कर दिया गया है, जो कि ड्यूरिंग द COP14 टू द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन इन 2019। ठीक है, और इसके अलावा आपको 20 एक प्रोग्राम था, इसके तहत भी जो एफॉरेस्टेशन को रिपोर्ट किया गया है कुछ सर्टेन एरिया ऑफ लैंड को, जो कि अप्रॉक्सीमेटली आपको बताया जा रहा है कि 18.94 मिलियन हेक्टेयर है, जो कि 2011-12 से लेकर के 2021-22 पीरियड के लिए थी। इसमें बेसिकली एफॉरेस्टेशन को प्रमोट करे जाने की बात की जा रही है। अगली न्यूज़ है हमारी, स्टेप्स टेकन फॉर एंश्योरिंग सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट इन द कंट्री। इससे जुड़ी हुई स्कीम हम ऑलरेडी इसके पहले वाली न्यूज़ में काफ़ी अच्छे से डिस्कस किए हैं। सो फिर से हम रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप @PIB डेली पे ले सकते हैं। ओके, सो सेंट्रल जो ग्राउंड वाटर बोर्ड है, ये मॉनिटरिंग वेल्स वगैरह की मदद से ना इनका एक नेटवर्क बन चुका है, जिसके तहत ये क्या करते हैं ना कि ये आपको जो पीरियडिकली इन मॉनिटरिंग करते हैं ग्राउंड वाटर लेवल का एज ओवरऑल कंट्री। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम्स वगैरह इंक्लूड करते हैं, जैसे कि ग्राउंड वाटर जो है आपका जो भी एनसीएंट एडिशनल सरफेस वाटर है, इसमें क्या करते हैं रेन वाटर को स्टोर करते हैं छोटे छोटे टैंक में, फिर उनका इनके यूसेज के बारे में बेसिकली एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, कह रहा है फॉर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ वाटर सप्लाई सिस्टम एंड फॉर सप्लीमेंटिंग द एफर्ट्स of the states for augmentation, conservation and efficient management of water resources, the central government has taken various steps. So we are discussing about some various steps like जो आपका CGWB है, ये आपका नेशनल एक्वीफर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम को लेके आए हैं अंडर ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट के थ्रू। इसमें भी क्या होता है कि कुछ मैनेजमेंट प्लान्स वगैरह हैं बेसिकली। ठीक है, नेशनल मास्टर प्लान फॉर आर्टिफिशियल रिचार्ज टू ग्राउंड वाटर, ये भी क्या किया जा रहा है कि उस पर्टिकुलर स्टेट्स वगैरह के लिए ये तैयार किया जा रहा है ताकि वो आर्टिफिशियल तरीके से ग्राउंड वाटर रिचार्ज कर सके। ओके, सो ये जो मास्टर प्लान है ये आपके रूरल और अर्बन एरियाज़ में और जो वाटर स्कैरसिटीज़ हैं उन सभी जगहों पे इसको लागू किया जाएगा। जल शक्ति अभियान के बारे में आपको काफ़ी अच्छे से पता है, जिसे 2019 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसमें लगभग जो वाटर स्टैक ब्लॉक्स हैं जो लगभग आपको 256 डिस्ट्रिक्ट्स में है इंडिया में, जिसका प्राइमरी एम क्या है कि जो मानसून रेनफॉल है उसको हार्वेस्ट करना, उसको इफेक्टिव वे में हार्वेस्ट करना। जैसे कि आप कैसे करोगे, आप क्रिएट करोगे आर्टिफिशियल रिचार्ज स्ट्रक्चर्स को, वाटर शेड मैनेजमेंट को, रिचार्ज एंड रीयूज स्ट्रक्चर्स को। तो ये कुछ मेथड करके बेसिकली ग्राउंड वाटर जो रेन वाटर है मानसून के थ्रू जो बारिश वगैरह होती है, तो उसके वाटर को हार्वेस्ट करना और उससे तैयार करना ताकि हमें आगे वाटर की कोई शॉर्टेज ना हो। ठीक है, फर्दर टू एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ सस्टेनेबिलिटी ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम्स, जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 कम टारगेट कर रहा है ताकि सोर्स सस्टेनेबिलिटी हो ड्रिंकिंग वाटर के लिए। ओके, नेक्स्ट है अटल भूजल योजना के बारे में बात कर रही है, जो कुछ स्टेट के कोलैबोरेशन से जो वाटर टेस्ट एरियाज़ हैं वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जैसे कि आपका गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, MP, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश वगैरह में। ठीक है, इस एम का जो प्राइमरी एम क्या है कि ये डिमांड साइड मैनेजमेंट को देखता है थ्रू साइंटिफिक मीन्स वगैरह के द्वारा, ताकि ये लोकल कम्युनिटीज़ है विलेज लेवल पे, मतलब ग्राउंड लेवल पे बेसिकली ये टारगेट करता है ताकि सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट हो सके। अगली जो न्यूज़ है हमारी वो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर सपोर्ट NGOs। जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है वो क्या कर रही है कि वो NGO वगैरह को सपोर्ट कर रही है थ्रू इट्स वेरियस स्कीम्स so that they can have maximum participation in the field of promotion and conservation of art and culture। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इसकी जो सपोर्टिंग जो मिनिस्ट्री है ये क्या करेगी, NGOs और जो भी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इसको वेरियस जो स्कीम्स के थ्रू उनके पार्टिसिपेशन ओवरऑल प्रोपगेशन के थ्रू आर्ट एंड कल्चर में उनको प्रमोट करेगी, उनको हेल्प करेगी। ठीक है, कुछ स्कीम्स हैं, आप बस नेम देख लीजिए। ठीक है, पहली जो है आपकी फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर प्रमोशन ऑफ गुरु शिष्य परंपरा। इस ऑब्जेक्टिव का जो मेन एम है वो जो परफॉर्मिंग आर्ट एक्टिविटीज़ जैसे कि ड्रामेटिक ग्रुप्स हो गए, थिएटर ग्रुप्स हो गए, ऐसे कुछ ग्रुप्स को जो है उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा ताकि वो अपने आर्टिस्ट को अपने जो उनके रिस्पेक्टिव गुरु हैं उनके द्वारा उनको अच्छी ट्रेनिंग दी जा सके, इसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। ऑलराइट, सेकेंड जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस को
उनके जो नेशनल प्रेजेंस के साथ साथ ये भी क्या है कि जो नेशनल लेवल पर जो NGO सोसाइटीज़ वगैरह हैं, इस इनमें आर्ट और जो कल्चर को जो इनके अच्छे जो कंट्री में इनका एक अच्छा मैसेज वगैरह देने के लिए हो गया, या फिर जो भी हो कंट्री में अपने आर्ट एंड कल्चर की प्रिजर्वेशन के लिए बेसिकली इनको ग्रांट वगैरह प्रोवाइड करना है। ठीक है। थर्ड जो है आपका कल्चरल फंक्शन एंड प्रोडक्शन ग्रांट वगैरह भी प्रोवाइड किया जाएगा। इस स्कीम के तहत भी क्या होगा कि फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाना है ट्रस्ट यूनिवर्सिटी सेमिनार्स, मतलब यूनिवर्सिटीज़ वगैरह को, ताकि वो सेमिनार्स कॉन्फ्रेंस वगैरह रिसर्चेज वगैरह वर्कशॉप्स जो भी हो उनको कंडक्ट करा सके अच्छे से, इसके लिए ग्रांट वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा। फोर्थ वन इज़ फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट फॉर कल्चरल हेरिटेज ऑफ द हिमालयन रीजन के लिए है बेसिकली ये प्रोग्राम। नेक्स्ट वन है फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिस्ट टाइबेटियन ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो गया आपका। उसके बाद जो है लास्ट आपका फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर बिल्डिंग ग्रांट इंक्लूडिंग स्टूडियो थिएटर्स। ओके, so friend, if you want the PDF of this video, so you can type @PIB daily on the Telegram group. You can check out that group and you can get the free of cost PDF of this YouTube channel. So if you like the video, please like, share and subscribe. Thank you and Jai Hind. Have a good day.